मैं नहीं मानता कि इज़राइल जो है इतना बड़ा है कि वो सब पर हमले कर दे। हालांकि इज़राइल की हवा निकाल दी है ईरान ने, ज़बरदस्त हमले कर रहा है। आयरन डोम जिसको कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, उसमें वो जो है इतनी मिसाइल्स आ रही हैं और एक से एक मिसाइल्स फेंक रहा है ईरान, और लगातार जो है मुझे लगता है कि ईरान बहुत डट के मुकाबला कर रहा है। जिस तरीके से इन्होंने सोचा था उस तरीके से ईरान पीछे नहीं। हम वहाँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो ये समझ रहा है कि ह्यूमन राइट्स जो है सिर्फ उसके लिए बनाए गए हैं, दूसरों के लिए ह्यूमन राइट्स नहीं है। जब आप छोटे मासूम बच्चों को कत्ल कर देते हैं बम से, तब ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं। ईरान और इजराइल के बीच एक हफ्ते से लगातार जंग हो रही है, लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, सिविलियंस की मौत हो रही है, हॉस्पिटल्स पर हमले हो रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं जंग? देखिए, गांधी ने कहा था कि अगर एक आँख के बदले दूसरी आँख मांगी जाए तो एक वक्त आएगा जब दुनिया अंधी हो जाएगी। तो हम तो गांधी के देश से और अम्बेडकर के देश से आते हैं, और हमने हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया है। तो चाहे वो इज़राइल हमला करे फ़िलिस्तीन पे या इज़राइल हमला करे ईरान पे और मज़लूमों को मारे, इसको हम कंडेम करते हैं पूरी तरीके से। कांग्रेस का स्टैंड भी यही है कि जिस तरीके से इज़राइल दुनिया का दादा बनने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से भाई ईरान से उसका क्या झगड़ा है, ईरान ने कोई उसके ऊपर बम नहीं चलाया था, उसने ज़बरदस्ती जाके उनके लीडर्स को मारा, मिसाइलें फेंकी। ऑब्वियस बात है जब कोई किसी पे मिसाइल फेंकता है तो वो रिटेलिएट करता है अपने आप को बचाने के लिए। जैसे पहलगाम में हमला हुआ तो हमें भी ऑपरेशन सिंदूर करके ये बताना पड़ा कि अगर हमारे सॉइल पे छेड़छाड़ करोगे तो हम भी अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो ईरान को भी डिफेंड का राइट मिला। और जिस तरीके की इज़राइल दादागिरी कर रहा है, पहले उसने मज़लूमों पे फ़िलिस्तीन में गोलियां चलाईं, उनको मारा, और सबसे शदीद बात ये की कि अस्पताल, स्कूल, ये सब नहीं छोड़े, जहाँ खाना बट रहा था वहाँ गोलियां चला दी। तो जिस तरीके की हरकत इज़राइल ने की, उसके बाद अब ईरान पे जिस तरीके से वो कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं ये नहायत ही गैर ज़रूरी है और मज़म्मत के लायक है। इसकी जितनी भी मज़म्मत पुरज़ोर हो सकती है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है, और मैं भी इसकी मज़म्मत करता हूँ। और एक चीज़ और भी मैं कहता हूँ कि विश्व गुरु होने के नाते हमें, क्योंकि हमारा जो है वो रिश्ता दोनों देशों से है, ईरान से भी है और इज़राइल से भी है, तो हमें इसके बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए और डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो है। आपको याद होगा एक बीजेपी का एडवर्टीजमेंट आया था, पापा ने वॉर रुकवा दी, याद होगा आपको, कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वॉर को डी एस्केलेट करने के लिए, क्योंकि ये ग्लोबल थ्रेट बन जाएगी, इंटरनेशनल थ्रेट बन जाएगी, इसमें इज़राइल का जो पैरामीटर है उस पर अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा, तो ईरान के पैरामीटर पर रशिया उनको सपोर्ट करेगा, चाइना सपोर्ट करेगा, तो वैश्विक युद्ध की तरफ ये बढ़ जाएगा अगर ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया। तो मुझे लगता है इसे रोकने की ज़रूरत है और भारत को इसमें भूमिका निभानी चाहिए। आप कह रहे हैं भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए, लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अभी तक इस पूरे मामले पर खामोश है, तो मध्यस्थता कैसे होगी? लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब कोई असल मौका आता है तो वो खामोश हो जाते हैं। फिर वो जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं आई सॉ योर ट्वीट विद एन अम्ब्रेला, तो ट्वीट देखते रहते हैं दिन भर। उनको बोलना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। और अभी जैसे कि इस वक्त भी वो खामोश हैं। भाई राहुल जी ने जो मांग की कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाओ, बताओ क्या नुकसान हुआ, सिंदूर में क्या फ़ायदा हुआ, कैसे आपने किया। 13 बार ट्रंप ये बात कह चुका है कि हमने मध्यस्थता की, हमने मध्यस्थता की, हमने वॉर रुकवा दी। मोदी जी की ज़बान से एक बार शब्द नहीं निकले, तो उस अहम मौक़ों पर चुप हो जाते हैं। जब मंगलसूत्र और शमशान कब्रिस्तान और कपड़ों से पहचानने की बात होती है तभी बोलते हैं। तो प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि आज की अगर आप समाचार देखिए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ने एक ट्राइलैटरल मीटिंग की है और हम उस मीटिंग का हिस्सा नहीं हैं। तो आप इस बात को समझिए कि साउथ वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं उसमें जानबूझ के चाइना ये कोशिश कर रहा है कि भारत को अलग थलग किया जाए। तो भारत को मजबूत डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि जो विदेश मंत्री हैं करीब करीब फेल हैं, तो इनकी जगह एक नए विदेश मंत्री की ज़रूरत है। मोदी कह रहे हैं विश्व में हमारा डंका बज रहा है। उन्होंने बिहार से ऐलान भी किया है कि ट्रंप का मुझे निमंत्रण आया था, मैंने ठुकरा दिया, मैं नहीं गया उनसे मिलने का। मैंने कहा मैं भारत आऊँगा, पहले आपसे मिलने नहीं जाऊँगा। देखिए, ऐसा है, इस तरह की बचकानी बातों पे लोग हंसते हैं और दुनिया जानती है कि किसके न्योते पर क्या होता है, किसके न्योते पर क्या नहीं होता है। ट्रंप ने सीज़ फायर का अनाउंसमेंट कैसे कर दिया? अगर ट्रंप को ये मना कर देते तो, अगर मना करना था तो ट्वीट करने को ट्रंप को मना करते, कहते हमारा विदेश मंत्री या हमारा विदेश मंत्रालय बताएगा कि हमने सीज़ फायर किया है। ट्रंप की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तो ये बचकानी बातें उन लोगों को सुनाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जो पानी तो पीने में अछूत देख लेते हैं लेकिन गोमूत्र पीने में अछूत नहीं देख पाते। इस तरह के लोगों की बातों पे ध्यान देने की बात नहीं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो आप ये देखेंगे किस तरीके से जो है हमारा रोल होना चाहिए और किस तरीके से हमें जो है, अभी आपने देखा होगा IMF में हम फेल हो गए, पाकिस्तान को कैसे एड मिल गई।
टेररिस्ट की लिस्ट से यूएन में पाकिस्तान बाहर हो गया, जो कमेटी बनी है उसमें को चेयरमैन बन गया पाकिस्तान। अभी आप ये देखिए कि आसिम मुनीर जैसा आदमी जो फसाद की जड़ है, जो दहशतगर्द है, जो पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है, हिंदुस्तान में ISI का सारा का मॉड्यूल जो है उसके अंडर में चल रहा है, वो ट्रंप के साथ जो है वो लंच कर रहा है। और हमारे विदेश मंत्री को दिखाइए कब ट्रंप के साथ लंच किया उन्होंने। तो डिप्लोमेटिक फेलियर है, इस पर काम करने की ज़रूरत है सरकार को। सरकार ज़्यादा ऑफेंड ज़्यादा हो जाती है, जैसे फूफा जी ऑफेंड हो जाते हैं शादी में, और काम नहीं करती है। तो हमें लगता है कि विदेश मंत्री ही बदल देना चाहिए। ये जो जयशंकर है, इस वैसे एक खान सर का एक वीडियो मैंने देखा, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो IAS होता है ये एग्जीक्यूटर अच्छा होता है, लेकिन ये कुछ बना नहीं सकता। विक्रम साराभाई IAS नहीं थे, अबुल कलाम IAS नहीं थे, तो ये एग्जीक्यूट करेंगे भैया यहाँ से यहाँ तक पटरी बिछानी है तो इस पर काम कर लेगा, लेकिन पटरी बनाई कैसे जाए इस पर काम नहीं कर पाता है। तो ये IAS था ये जयशंकर, वहाँ से रिज़ाइन होकर फिर अब मंत्री बन गया। तो मुझे लगता है ये कंप्लीट फेलियर है, डिज़ास्टर मंत्री बना है, और इसकी जगह कोई ढंग का आदमी लाना चाहिए जो विदेशी मामलों को सही और बेहतर तरीके से समझता हो। जो इजराइल कल तक गाज़ा और यमन पर हमले कर रहा था, वो ईरान पर हमले करने लगा है। क्या लग रहा है जंग जो है अरब खित्ते में फैलेगी, पूरे अरब ममालिक इसकी चपेट में आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सीरिया के वो जिस तरीके से अमेरिका के साथ पैचअप हुआ सीरिया का, उसके बाद ईरान को नॉर्मल रखने की और उसको जो है अमेरिका के हाथों में ना जाने देने की के बारे में रशिया और चाइना बहुत सीरियस है। और लगातार इस तरह के स्टेटमेंट भी आप सुनते आए होंगे। किंग जोंग उन का भी स्टेटमेंट सुना होगा आपने, और अभी रशियन प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने भी स्टेटमेंट दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है इसको तत्काल रोकना चाहिए और अमेरिका को इसमें पहल करनी चाहिए और इसको रोक के, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इजराइल जो है इतना बड़ा है कि वो सब पर हमले कर दे। हालांकि इजराइल की हवा निकाल दी है ईरान ने, ज़बरदस्त हमले कर रहा है। आयरन डोम जिसको कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, उसमें वो जो है इतनी मिसाइल्स आ रही हैं और एक से एक मिसाइल्स फेंक रहा है ईरान, और लगातार जो है मुझे लगता है कि ईरान बहुत डट के मुकाबला कर रहा है। जिस तरीके से इन्होंने सोचा था उस तरीके से ईरान पीछे नहीं हटा। गाज़ा में बम बरसाने वाला इजराइल अब ईरान में, जब ईरान ने उस पर हमला किया तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, कह रहा है सिविलियंस पर हमला नहीं होना चाहिए। उसका मामला ये है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो ये समझ रहा है कि ह्यूमन राइट्स जो है सिर्फ उसके लिए बनाए गए हैं, दूसरों के लिए ह्यूमन राइट्स नहीं है। जब आप छोटे मासूम बच्चों को कत्ल कर देते हैं बम से, तब ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत हामी हूँ कि ईरान जो है, जैसे सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम जो हो रही है वो है गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया ने ही ऑपरेशन सिंदूर में भी प्रॉब्लम क्रिएट की। जितनी बार मोदी से कोई CDS मिलने गया या कोई आर्मी का आदमी मिलने गया, गोदी मीडिया फ़ौरन बड़ी खबर। आपने पाकिस्तान को पूरी तरीके से जो है सचेत कर दिया। अब जो है गोदी मीडिया इस्लामोफोबिया के ऐसे ग्रस्त है, क्योंकि तो जहाँ मुसलमान का नाम आ जाता है गोदी मीडिया बिलबिला के पागल हो जाता है कि हमारा एजेंडा तो मुसलमान को दबाना है। उन गोदी मीडिया के बेवकूफ़ों को, पागलों को, गंजेड़ियों को, अफीमियों को ये नहीं पता कि ईरान भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। जिस वक्त पूरी दुनिया में पेट्रोल का व्यापार डॉलर के में हो रहा था, उस वक्त ईरान ने भारत को रुपये में पेट्रोल दिया। आज भारत के लिए एयर स्पेस ईरान ने खोला कि भारत के लोग निकल जाएं, और किसी देश के लिए नहीं खोला। तो भारत जो है वो ईरान का दोस्त है और ईरान भारत का दोस्त है। तो ऐसी परिस्थिति में ये गोदी मीडिया जो पागलपन की हरकतें करता है, इससे डिप्लोमेटिक नुकसान बहुत बड़ा होता है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि बंदर को मिल गया है नारियल, ये सर पे फोड़ें कि कहीं और फोड़ें, इनको पता नहीं होता। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो इस देश का जो दुश्मन है ना, वो गोदी मीडिया है। वो इतना बड़ा जाहिल है, इतना बड़ा अनपढ़ है, इतना बड़ा गवार है कि उसको डिप्लोमेसी का डी नहीं पता। बस पापा की वाहवाही के लिए कुछ भी कर दे। एक ज़माने में जब 2014 में सरकार बनी तो एक न्यूज़ आती थी कि प्रधानमंत्री मोदी बने पहले फलाना करने वाले, पहले फलाना करने वाले, पहले फलाना, हर चीज़ में पहले हो गए। आज इनका एजेंडा ये है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। अरे भाई, अगर आप विश्व गुरु बन गए तो आपका पासपोर्ट 80-87 नंबर पे क्यों है दुनिया में? जी। तो मेरा ये सवाल है कि हमें अपने पासपोर्ट की ताकत को बढ़ाना है, और वो तब बढ़ेगी जब डिप्लोमेटिक चैनल्स पर हम स्ट्रांग होंगे। और इसके लिए जो है भारत को नई रणनीति की ज़रूरत है, और इससे कांग्रेस से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो डिप्लोमेसी की है आज तक दुनिया में, हमने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने के बाद भी अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली, जबकि अमेरिका हमारे साथ नहीं था उस वक्त। हमने रशिया जैसा एक मजबूत दोस्त बनाया जो आज पाकिस्तान के साथ जा रहा है। हमने चाइना से जंग लड़ ली उस वक्त जब हमारे पास असासा नहीं था। तो हम ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए आपको कांग्रेस से मदद लेनी चाहिए, और मोदी जी को इसमें छोटा फील नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जब सवाल देश का होता है तो कांग्रेस और बीजेपी नहीं देखी जाती, तब देश देखा जाता है। डॉक्टर साहब, नेतन्याहू और ट्रंप कह रहे हैं ये वॉर तब रुकेगी जब खामनेई का कत्ल हो जाएगा। खामनेई की हत्या जब तक नहीं हुई तब तक ये वॉर नहीं रुकेगी। किस तरह देख रहे हैं? सुप्रीम लीडर है ईरान के। देखिए, ऐसा है कि कोई भी लीडर का कत्ल करेगा, अगर कोई ईरान कह दे कि मैं नेतन्याहू के कत्ल तक या ट्रंप के कत्ल तक वॉर नहीं रोकूंगा, तो आप किस तरह देख रहे हैं? सवाल ये है कि भाई सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ एक पहलू दिखाया जाता है, दूसरी तरफ दूसरा पहलू। हमें एज एन इंडियन बैलेंस्ड रहने की ज़रूरत है। ना हम ईरान के ख़िलाफ़ हैं, ना हम इज़राइल के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम पीस के साथ हैं। अगर इज़राइल ड्रामा करेगा तो उसका जवाब ईरान देगा, ये ईरान का फ़र्ज़ है और ये ईरान का अधिकार भी है। तो अगर ईरान जवाब देगा इज़राइल को तो वो उसको देना चाहिए, लेकिन हमारा मकसद ये है कि अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो इज़राइल के साथ तो मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता। इज़राइल तो भाई मेरे अगर आप मुझसे एज एन ह्यूमन बीइंग पूछें, एज एन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पूछें, एज अ इंसान पूछें, तो मैं तो इज़राइल के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं खड़ा हो सकता? कि भाई बताइए, जो मासूम बच्चों का कत्ल कर दे, निहत्तों का कत्ल कर दे, वो कैसे इंसान हो सकता है? अगर पहलगाम में हमला हुआ, निहत्तों पे हमला हुआ, तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो सकते हैं। सीने पे गोली खानी हो या सीने पे गोली मारनी हो, जाके मारेंगे क्योंकि गलत था। ऐसे ही इज़राइल निहत्तों पे गोली चला रहा, अस्पतालों पे गोली चला रहा, बम फेंक रहा। तो इस तरह के जिसे कहते हैं ज़ॉम्बीज़ के साथ तो कोई इंसान दिल से नहीं खड़ा हो सकता। बाकी जो डिप्लोमेसी का काम है उसे करना चाहिए और मध्यस्थता करके पीस स्थापित करना चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति में होगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा दुनिया को।